जो सारामागी ने कहा था, ये आर्थिक शक्ति ही है जो राजनीतिक शक्ति का निर्धारण करती है। विश्व पटल पर इसकी छाप बखूबी देखी जा सकती है। जहां कभी अमेरिका को दुनिया का मुखिया माना जाता था, वहां अब चीन ने शक्ति के केंद्रीकरण का झुकाव अपने पक्ष में कर लिया है। ऐसा उसने अपनी बढ़ती आर्थिक ताकत की बदौलत ही किया है। आज उसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। दिसंबर 2022 तक चीन के पास करीब 3.19 खरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था और ये दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडार का करीब 29.42% है। वहीं उसका ये भंडार भारत से 5 गुना ज्यादा है, जबकि जीडीपी आकार के मामले में ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार चीन की जीडीपी का आकार 17,786 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और इतना ही नहीं, ओईसीडी के 2023 के आंकड़ों के अनुसार चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वो तीसरा सबसे बड़ा देनदार देश भी है। हालांकि देखा जाए तो ये ताकत उसने अचानक से हासिल नहीं की है, बल्कि ये कई वर्षों की उसकी नीतिगत मेहनत का परिणाम है। कभी अफीम युद्ध से बेजान रहा यह देश न केवल औपनिवेशिक नीतियों के शोषण का शिकार हुआ है, बल्कि उसके कारण खस्ता आर्थिक हालातों से भी गुजरा है। अब सवाल उठता है कि जहां इसके समकक्ष कई देश इतनी ज्यादा तरक्की हासिल नहीं कर पाए, वहां चीन ने कारनामा आखिर कैसे कर दिखाया? उसने आर्थिक तौर पर कैसे करिश्माई तरीके से तरक्की हासिल की है? ऐसे कौन से कारक और नीतियां हैं जिनकी बदौलत चीन एक इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में स्थापित हो गया? और जहां एक तरफ यूएसएसआर 1990 के दशक में कई छोटे छोटे देशों में बट गया, वहीं चीन कैसे टिक पाया? तो ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम आज के इस एपिसोड में तलाशेंगे। तो असल में औपनिवेशिक सत्ता से आजादी के बाद अपने शुरुआती वर्षों में चीन की हालत बाकी उपनिवेशों की तरह ही खस्ताहाल थी। ये गरीबी और निम्न आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था। इस दौरान चीन ने माओ त्से तुंग के नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा को अपनाया। उसने आर्थिक विकास के लिए राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना और भारी उद्योग और अवसंरचना विकास में निवेश की नीति अपनाई। इसके बाद वर्ष 1958 से 60 के बीच चीन ने औद्योगिक और कृषि समस्याओं से निपटते हुए ग्रेट लीप फॉरवर्ड की शुरुआत की। लेकिन चीन में असल आर्थिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है वर्ष 1978 से। दरअसल इस समय चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति डांग शियाओपिंग ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। इस दौरान उन्होंने चीन को समाजवाद की नियंत्रित अर्थव्यवस्था से उलट एक मुक्त बाजार व्यवस्था में बदलने की नीतियां लागू की। हालांकि चीन का यह तरीका कई देशों ने अपनाया था। इसमें सोवियत संघ का नाम प्रमुख तौर पर लिया जा सकता है, लेकिन इसका परिणाम सोवियत संघ के विघटन के रूप में सामने आया, बजाय आर्थिक महाशक्ति के रूप में। ऐसे में चीन के इस आर्थिक रूपांतरण को केवल रूपांतरित विचारधारा के संदर्भ में नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसके पीछे चीनी नेता माओ त्से तुंग, डांग शियाओपिंग और शी जिनपिंग के क्रमिक प्रयास का बड़ा हाथ है। असल में जब चीन ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी, तो उस दौरान दुनिया की अर्थव्यवस्था में उसका हिस्सा महज 1.8% ही था। लेकिन महज 40 वर्षों के अंतराल के बाद चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। चीन ये कारनामा करने में इसलिए सफल रहा क्योंकि उसने यूएसएसआर के उलट घरेलू अर्थव्यवस्था में क्रमिक सुधार की प्रक्रिया शुरू की। उसने घरेलू अर्थव्यवस्था को पूर्णतः बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा। उसने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पहले तय किया कि कहाँ विदेशी निवेश लगाना है और कहाँ नहीं। उसने ये अनियोजित ढंग से करने की बजाय योजनागत रूप से किया और इसका असर ये हुआ कि चीन की जीडीपी 1978 से 2016 के बीच 3,230% बढ़ गई। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि 1978 में चीन ने पूरे साल जितना व्यापार किया था, अब वो उतना महज 2 दिन में करता है। इस दौरान चीन का विदेशी व्यापार भी 17,500% बढ़ा और 2015 तक चीन विदेशी व्यापार में दुनिया का अगुवा बनकर सामने आया। चीन की इस करिश्माई तरक्की में सिर्फ उसका बढ़ता व्यापार ही नहीं है, बल्कि इस दौरान चीन लगभग 70 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में भी सफल हुआ। वहीं इसकी लगभग 38.5 करोड़ आबादी मध्य वर्ग में भी शामिल हुई। चीन ये सब कर पाया क्योंकि उस दौरान उसने किसानों को अपने स्वयं के भूखंडों पर खेती करने का अधिकार दे दिया था। उसने विदेशी निवेश के दरवाजे खोल दिए
और सस्ते श्रम और कम किराए की लागत का हवाला देकर विदेशी कंपनियों को आकर्षित किया। और इतना ही नहीं, उसने वर्ष 1979 में अमेरिका के साथ अपने राजनयिक संबंधों को स्थापित करते हुए आर्थिक विकास को तरजीह दी। चूंकि चीन की तरक्की ज्यादातर लोगों के लिए चौंकाने वाली थी, इसलिए चीन के आर्थिक विकास पर रिसर्च की गई है। इसी में से एक वीबर की रिसर्च ने बात सामने रखी कि चीन ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि उसने पूंजीवादी प्रवृत्ति की ओर आकर्षित होते हुए भी एडम स्मिथ के बाजार के अदृश्य हाथों के बजाय राज्य के अदृश्य हाथों पर भरोसा जताया। यानी चीन ने राज्य स्वामित्व उद्यमों के साथ साथ निजी उद्यमों को प्रोत्साहित किया, और इससे ये हुआ कि जहां निजी उद्यमों ने लाभ के लिए व्यावसायिक प्रथाओं और उत्पादकता में सुधार किया, वहीं इनकी प्रगति ने राज्य कंपनियों को भी अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही चीन ने छोटे घरेलू उद्योगों को बढ़ाने पर भी जोर दिया। इससे जहां रोजगार सृजन हुआ तो वहीं गरीबी और बेरोजगारी भी कम हुई। दरअसल शुरुआती वर्षों में उसकी औद्योगिक गतिविधियां श्रम प्रधान थीं। इससे 1990 के दशक के बाद से प्रति श्रमिक पूंजी स्टॉक में वृद्धि हुई और चीनी श्रमिक अधिक कुशल हुए। इससे उनका जीवन स्तर बढ़ा। वहीं कृषि सुधारों ने आय में वृद्धि की, जिससे बचत बढ़ने के साथ मांग में तेजी आई, और इन सब ने मिलकर चीन की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाया। और इसका असर ये हुआ कि 1990 के दशक के दौरान चीन ने तेजी से विकास दर हासिल करना शुरू कर दिया और 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में शामिल होने के बाद चीन के लिए अन्य देशों द्वारा व्यापार बाधाएं और शुल्क कम कर दिए गए। इससे जहां चीनी सामान की पहुंच बढ़ी, तो वहीं सामान के सस्ते होने के कारण अन्य बाजारों में इसकी मांग भी बढ़ने लगी। लेकिन ये सब खुद ही संभव नहीं हो गया, बल्कि इसे सच करने के लिए चीन ने भी कई कदम उठाए। जैसे विदेशी व्यापार को सुगम बनाने के लिए उसने WTO में शामिल होने के बाद से अब तक करीब 7,000 से ज्यादा नियमों को खत्म कर दिया है। वहीं इस दौरान उसने औसत टैरिफ में भी कटौती की है। यही कारण है कि धीरे धीरे चीन विश्व की उत्पादन फैक्ट्री बन गया और 2009 से वो अमेरिका को हटाकर दुनिया में वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। 2013 में चीन के राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग ने इस आर्थिक विकास को नई ऊंचाई दी। जिनपिंग ने रणनीतिक संबंधों का ताना बाना आर्थिक संबंधों के इर्द गिर्द बुनते हुए विकासशील देशों से रिश्ते सुधारे। एक तो इससे इन विकासशील देशों के बड़े बाजार तक चीन की पहुंच बनी, दूसरा वहां निवेश कर चीन ने उनके आर्थिक संसाधनों का शोषण करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही अवसंरचना निर्माण में निवेश कर वो उन्हें अपने साथ लाने में कामयाब हुआ। वो यहाँ अपने निवेश को बढ़ाकर मुनाफा भी कमा रहा है। और इतना ही नहीं, चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड भी केवल रणनीतिक पुल नहीं है, बल्कि उसकी आर्थिक महत्वाकांक्षा का एक जाल है। इसके सहारे वो अपने मेड इन चाइना प्रोडक्ट को पूरे विश्व तक सुगमता से पहुंचाने की नीयत रखता है। इससे इसका उद्देश्य व्यापार दायरे को पूरी दुनिया में बढ़ाकर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड नेटवर्क से एशिया, यूरोप, अफ्रीका सभी को जोड़ना है। हालांकि इसे लेकर चीन की मंशा पर सवाल भी उठ रहे हैं। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो श्रीलंका चीन का कर्ज भुगतान करने में नाकाम रहा तो चीन ने उसके हम्बन टोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर ले लिया। ऐसे में कई देश उसकी योजना को लेकर सशंकित हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आर्थिक शक्ति ही राजनीतिक शक्ति का निर्धारण करती है। ऐसे में उसके खिलाफ कोई देश खुलकर आवाज नहीं उठा पा रहा है। तो वहीं विकासशील देश अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए उससे जुड़ने को मजबूर हैं। हालांकि चीन की ये नीति उसे कितनी आर्थिक ऊंचाई तक पहुंचा सकती है, ये तो वक्त ही बताएगा। आइए अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एपेक सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फिलोली एस्टेट में द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया। बैठक में दोनों देशों के नेताओं ने आपसी विवाद के कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की, जैसे इजरायल और गाजा संघर्ष पर, तो वहीं ताइवान की स्थिति को लेकर भी दोनों देशों ने बातें की। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन से ईरान के साथ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया, ताकि संघर्ष को अधिक उत्तेजक बनने से रोका जा सके। हालांकि इन मुद्दों पर दोनों देशों की सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन दोनों देशों ने
सुधार की पेशकश करते हुए तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और सैन्य संचार बहाल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। साथ ही दोनों संयुक्त रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई पर जांच करने के लिए भी सहमत हुए। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच के संबंध तब बिगड़ गए थे जब वर्ष 2022 में अमेरिका की तत्कालीन प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी। कई असफल प्रयासों के बाद आखिरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सहायता वितरण और चिकित्सा निकासी की अनुमति देने के एक प्रस्ताव को पारित कर दिया। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पूरे गाजा पट्टी में तत्काल और विस्तारित मानवीय ठहराव और गलियारों की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में गाजा में बंदियों की बिना शर्त रिहाई की बात कही गई है। हालांकि इसमें युद्ध विराम का कोई जिक्र नहीं किया गया है। आपको बता दें कि प्रस्ताव को माल्टा द्वारा पेश किया गया था और इस प्रस्ताव के पक्ष में 12 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 0 वोट पड़े। वहीं 3 देश यानी रूस, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने मतदान में भाग नहीं लिया। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद अब ये एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया है जिससे इजराइल पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, खासकर तब जब अमेरिका ने प्रस्ताव के विरुद्ध वीटो का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि पूर्व के प्रस्ताव में उसने ऐसा किया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या IAEA की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास करीब 60% शुद्धता तक समृद्ध यूरेनियम है। IAEA का कहना है कि इसके द्वारा ईरान 3 परमाणु बमों से समृद्ध हथियार बनाने में सक्षम है। वहीं एक अलग गोपनीय रिपोर्ट में IAEA ने कहा है कि ईरान का समृद्ध यूरेनियम का अनुमानित भंडार 2015 के JCPOA समझौते यानी संयुक्त व्यापक कार्य योजना में निर्धारित सीमा से 22 गुना ज्यादा है। इन दोनों रिपोर्ट्स के आधार पर IAEA ने ईरान के उस फैसले का विरोध किया है जिसके द्वारा उसने निगरानी मान्यता वापस ले ली थी। IAEA और पश्चिमी देशों का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है। हालांकि ईरान ने हमेशा परमाणु हथियार बनाने की इच्छा से इनकार किया है। आपको बता दें कि JCPOA समझौता ईरान और P5+ देशों यानी चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और EU यानी यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ था। इसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाना था। तो चलिए व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। चीन के अद्वितीय आर्थिक विकास के पीछे के कारणों को बताते हुए ये समझाइए कि भारत इससे क्या सीख सकता है।